Good evening, all of you. चलिए सब आ गए. सर विशाल नहीं आया अभी। विशाल नहीं. ओके ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है. हाँ यस सर। हाँ. अपन ने कल जो टॉपिक डिस्कस करा था दैट इज रिगार्डिंग द मूवमेंट इन द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व. उससे अपन थोड़ा सा आगे डिस्कशंस को ले जाएंगे. डिस्कशंस अपना जो पेंडिंग था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट हो गया था एंड शिफ्ट हो गया था. नाउ जो डिस्कशन बचा हुआ है वो बचा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड जो अपन ने कवर करा था प्रीवियसली. अच्छा, कोई मुझे पहले बता दो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. व्हाट इज. In relationship between price and a quantity demand. ओके. अगर ये लिख के आओगे एग्जाम में, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो मैं जीरो दूंगा आपको. ठीक है. तो क्या Other स्टेट things करना है. remaining constant. हाँ, ये मैंने बोला, ये दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंट है. आपको यस सर। किसी ने पूछा लॉ ऑफ डिमांड तो आपको लाइन की स्टार्टिंग भी बता देता हूँ. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ये एक स्टेटमेंट होता है बेटा, तो ये आपको लिखना हाँ पड़ेगा. सर। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price and quantity demanded, own price of the commodity and its quantity demanded, keeping the other factors as constant या फिर other things remaining constant. ये आपको लिखना है. इस लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, एक उसका कारण अपन को समझना है. व्हाई अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. दूसरी चीज जो समझनी है कि इस लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एक्सेप्शंस है, क्या किस किस चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, और कुछ क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी की मैं बात करूंगा. इसके बाद एक सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. तो अभी पहले मैं इसको समझता हूँ कि व्हाई अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट अंडर लॉ ऑफ डिमांड. सिंपल सी बात है. अगर आपको एक फैक्टर को समझना है, जैसे मुझे प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी का रिलेशन क्वांटिटी डिमांडेड के साथ समझना है, तो बाकी सबको मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा. अगर सब ही चेंज हो जाए तो दिक्कत वाली बात है. आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर को चेंज करके उसका इंपैक्ट समझना पड़ेगा. जैसे मैंने क्या करा था पहले, एक बार मैंने ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को चेंज किया. अगर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसकी प्राइसेस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. फिर मैंने दूसरे फैक्टर को छेड़ा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई तो डिमांड कम हो गई. फिर मैंने तीसरे को छेड़ा. मतलब मैं जब एक एक फैक्टर को ले लेकर उसको मैं डिस्टर्ब करके देख रहा हूं कि क्या हो रहा है उससे, तो मैं एनालिसिस कर पाऊंगा. तो लॉ ऑफ डिमांड में भी क्या करा जाता है बेटा, बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है. क्यों? बिकॉज वी हैव टू, because the quantity demanded of a commodity depends on many factor besides the price of the given commodity. क्योंकि अपन को सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का रिलेशन देखना है क्वांटिटी डिमांडेड से, तो मुझे बाकी सबको कांस्टेंट रखना पड़ता है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सेपरेट इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर, इट इज नेसेसरी दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट. Therefore, while discussing law of demand, it is assumed that there is no change in the other factors. ये बात उसकी हुई कि लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट क्यों रखा जाता है. अब एक बड़ा क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. why law of demand holds good. क्या बोला मैंने, why law of demand holds good. या इसमें मैं क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर एक ही है. why demand curve slopes downward. why demand curve slopes downward. फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन, why there is inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. या फिर why the law of demand holds good. या फिर what what are the reasons behind correctness of
लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे कई सारे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन सवाल उठा रहा है लॉ ऑफ डिमांड पर। हर एक क्वेश्चन आप देखो लॉ ऑफ डिमांड पर सवाल उठा रहा है, और लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा और प्राइस नीचे जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा ह्यूमन नेचर है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है? व्हाई इट इज द कंज्यूमर बिहेवियर? सर, प्राइस आपके एक कमोडिटी का कम हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों? उसके कारण समझना, उसे कारण अपन को अब डिस्कस करने हैं। व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड। चलिए अब उस फैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पहले मैं बताता हूं, फिर अपन इसमें से रेफर कर लेंगे। मेजरली 5 पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर अपन को समझ है। देयर आर 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैं आपको रिलेट करूंगा। पहला पॉइंट इज रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू होता है बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वाला कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर अपन ने समझा था। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अगर किसी को याद है, आई थिंक सेकंड बैच में ये नहीं हुआ है, फर्स्ट बैच के अंदर कंप्लीटेड है। बताओ लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? Sir, as we consume more units of a commodity, the marginal utility decreases. ओके, करेक्ट भाव्य। हमेशा आपको जब भी लॉ को करना है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा इट। एग्जाम के लिए बता रहा हूं, इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more units of the commodity, the utility derived from each successive units tend to decline. ये लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। सेकंड बैच के अंदर मैं बता चुका हूं, याद करो मैंने पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था। पिज्जा वाला एग्जांपल मैंने फर्स्ट स्लाइस खाया तो मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने सेकंड स्लाइस खाया तो मुझे 90 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। याद आ रहा है सेकंड बैच वालों? आ रहा है। गुड। तो फिर ये 90 हो जाता है, फिर हाँ 70 हो हाँ जाता है। करेक्ट। अरे अजय तुम तो पहली बैच वाले हो यार, मैं सेकंड वालों से पूछ रहा हूँ। चलो, ये लॉ ऑफ डीएमयू ये चीज बोलता है कि आपका हर एक सक्सेसिव यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है। तो सवाल ये है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डीएमयू का क्या कनेक्शन है? कोई बता सकता है क्लास में से? लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड का क्या कनेक्शन है? ऐसा तो नहीं कि ये डीएमयू में सर अपनी जो सक्सेसिव यूनिट्स के साथ यूटिलिटी मतलब डिक्रीज होती है, तो सर ये डिमांड में भी सर यूटिलिटी कम होती है? क्या बात कर रहा है यार? यूटिलाइज होती है सर। ना, ओके, ये नहीं है। Sir, maybe जो वो MUM कम हो जाता है, like prices बढ़ते हैं और फिर marginal utility of each commodity same ही रहती है, तो MUM कम हो जाता है। कैन बी सेड बट नॉट एग्जैक्ट। निकिता कह रही है बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप? नो बेटा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और निकिता आप मतलब मैसेज क्यों करते हो? आप डायरेक्टली बोलो ना। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डिमांड के कंपैरिजन को। मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लॉ ऑफ डीएमयू के होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब लॉ ऑफ डीएमयू इज द रीजन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर हाउ विल यू प्लीज एक्सप्लेन? यस बेटा, समझो आपने 1 यूनिट यहाँ पर कंज्यूम करी थी, 1 यूटिल्स पहली यूनिट कंज्यूम करी थी। ये आई थी, आपने पिज्जा मंगवाया, पिज्जा का एक स्लाइस जैसे एक स्लाइस की बात करता हूं तो 40 रुपीज का एक स्लाइस था।
आपने दूसरा भी यूनिट कंज्यूम करा, दूसरा भी आपको 40 का पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर प्राइस सबका सेम रहेगा, यस और नो? तीसरे पे भी आपको कितना मिला? 70 यूटिल्स, वो भी 40 रुपए का। बताओ हाँ या ना? करेक्ट, क्योंकि आप एक स्लाइस की, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। दुकान पर आप एक लेस चिप्स का पैकेट लेने गए, 1 पैकेट, तो उसने बोला सर ये एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए का है, ठीक है। आपने बोला कि इससे मुझे 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर दुकानदार ने बोला अरे एक क्या दो ले जाओ, तो बताओ दूसरा पैकेट भी वो आपको 10 रुपए में देगा कि उससे थोड़ा कम चार्ज करेगा कि ज्यादा चार्ज करेगा? तो नहीं देगा। सर वो 10 रुपीज पर यूनिट चार्ज करेगा, एक का 10 रुपया तो दो का 20 रुपया। लेकिन बताओ आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा लेस चिप्स से? सर कम हो जाएगा, डिक्रीज। यूटिलिटी तो कम हो जाएगा। अगर दुकानदार, अब सुनो, अभी तो मान लो 100 से 90 यूटिल्स पे आ गया। अगर दुकानदार ये बोलता है कि बेटा एक लेगा तो 10 में दूंगा, लेकिन अगर तू दो दूसरा भी ले लेगा ना मुझसे, बाय 1 फॉर 10 रुपीज, बाय 2 तो दूसरा वाला मैं तुझे 5 रुपए पे दूंगा, दूसरा वाला मैं 5 रुपए पे दूंगा। बोले क्या बात कर रहा है, दूसरा वाला 5 रुपए पे, पहला वाला में 100 यूटिल्स मिला, दूसरे वाले खाने में तो सर इतना मजा आया, फोकट में मिला वो तो। मेरा यहाँ पर यूटिल जो है वो 200 यूटिल्स है। सर मैंने पूछा उससे कि बेटा आपको 100 यूटिल्स इसमें मिल रहा है, इस पर 200 यूटिल कैसे मिल रहा है? बोला सर उस 100 यूटिल के लिए तो मैंने सिर्फ 10 रुपए पे करे थे, यहाँ पर जो सेकंड यूनिट मिला वो तो मुझे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला, इसको खाने में तो मुझे और मजा आया सर, फर्स्ट वाले से ज्यादा मजा आया। तो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट इन्वॉल्व हियर? अब उस स्टेटमेंट को समझना, फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि आप उस स्टेटमेंट से क्या समझे। द स्टेटमेंट इज दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। क्यों लॉ ऑफ डीएमयू? अब उसको लिखूंगा मैं। सर हाँ बोलिए। सर अभी आपने क्या पढ़ा? बेटा आप क्यों इतना लेट आ रहे हो? सर वो नेट नहीं चल रहा था। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलिए, इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन, अभी वैसे मैंने स्टार्ट ही करा है तो आप यहीं से कनेक्ट हो सकते हो कि रीजंस कि आपका लॉ ऑफ डिमांड क्यों होल्ड गुड है, क्यों सही होता है, क्यों ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो उसका पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन he will pay more, he will pay more. As a result, consumer will not be prepared to pay the same price for additional for additional units of the commodity the consumer will buy more units of the commodity only when the price falls. पढ़ो इस लाइन को, समझो और मुझे समझाओ। एनीबडी कैन ट्राई करके बताओ मुझे, गलत होगा सही होगा वो तो बात की बात है। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऑफ डीएमयू मतलब इसमें स्टेटमेंट पे ये कहा गया है कि जो कंज्यूमर को अच्छा लगता है, जिसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके लिए वो ज्यादा पे करता है। हाँ लेकिन अगर उसे वैसे ही सेटिस्फेक्शन चाहिए है तो उसके लिए वो पे करने की मतलब तैयार नहीं होता है। वो सर ज्यादा मतलब और वो
अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएंगी, जैसे आपने एग्जांपल दिया सर अभी, तो प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएंगी तो वो उसको लेने की और ज्यादा मतलब वो होएगा, जिससे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉट एग्जैक्ट, चलो नाइस ट्राई। और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलिए समझना, एक प्रोडक्ट था वो 10 रुपए का मिल रहा था। प्राइस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैं प्राइजेस लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले केस में प्राइजेस था 10 रुपीज, 10 रुपए पर कस्टमर जो ले जा रहा था, ये मान लो डेयरी मिल्क का प्राइस है, 5 डेयरी मिल्क लेकर के जा रहा था, वो 5 ही लेना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि मॉल के अंदर एक डिस्काउंट चला या एक ऑफर मिला उसको, जिसके तहत उसको 7 रुपए की एक डेयरी मिल्क मिली, उसको 7 रुपए की एक डेयरी मिल्क मिली। तो जब वो 5 डेयरी मिल्क लेकर के सेटिस्फाइड था, 5 रुपए, सॉरी 5 डेयरी मिल्क लेकर के सेटिस्फाइड था, जो कि 10 रुपए की थी। लेकिन अब हुआ यह है कि प्राइजेस रिड्यूस हो चुके हैं, प्राइजेस रिड्यूस हो चुके हैं, इसका मतलब अब वो ज्यादा क्वांटिटी लेगा, ज्यादा क्वांटिटी लेगा। क्यों? क्योंकि उसका अब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा सर? समझना, उसको उसको एक 1 यूनिट उसको मिल रही है, 1 यूनिट इज फॉर ₹10। ठीक है, तो उसने बोला ओके, गिव मी 5 सच यूनिट्स, और उसको सेटिस्फेक्शन इन पांचों यूनिट से मिला करके मैं बोल देता हूँ, उसको सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा था वो 100 यूटिल्स का मिल रहा था, मान लेते हैं, अज्यूम। फिर फिर उसने, दुकानदार ने ऑफर करा, यू विल गेट 1 यूनिट फॉर ₹5, 5 रुपए में मिल जाएगा। बोला वाओ, नाउ गिव मी 20 सच यूनिट्स। और उससे मैंने पूछा सेटिस्फेक्शन लेवल अब क्या कितना है तेरा, वो बोलता है 250 यूटिल्स। तो सर इसमें लॉ ऑफ डीएमयू क्या काम में आया? बेटा लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि एक यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा, तो मान लो उसको 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, और ये एक यूनिट उसको पड़ी थी 10 रुपए की, 10 रुपीज की। जब वो दूसरा यूटिल कंज्यूम करेगा, सामान्य तौर पर उसको ये भी 10 रुपए का पड़ना चाहिए, और उस पर उसका यूटिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइजेस कम हो जाएगी। प्राइजेस अगर कम हो गई, तो मैंने उसको बोला बेटा दूसरा यूनिट आपको सिर्फ मान लो 7 रुपीज का पड़ेगा, 7 रुपए का आपको पड़ेगा। तो वो ये कहेगा सर मेरा यहाँ पर ये जो यूटिलिटी था वो अब 90 नहीं रहा, मेरा यूटिलिटी बढ़ चुका है। मैंने पूछा क्यों बढ़ा और कितना बढ़ा? उसने बोला सर अब मेरा यूटिलिटी सेकेंड यूटिल से 50 हो चुका है। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसे कैसे, पहले में तो तुझे 100 का मिला, एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होना चाहिए, लेकिन बढ़ कैसे गया? बोला सर यहाँ पे देखो ना, प्राइजेस प्राइजेस सस्ती हो गई है, और ये दूसरा वाला मुझे बहुत कम रेट पे पड़ा, तो इस पे मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, योर लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड। अगर प्राइजेस 10 रुपए ही होती, अगर प्राइजेस बेटा 10 रुपए ही होती, बताओ क्या कस्टमर की क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज आता क्या? जितनी वो लेने आया था वो, जैसे फर्स्ट केस यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 10 रुपए का रखा था और इसमें 5 यूनिट वो लेना चाह रहा था। अगर प्राइजेस 10 रुपए होती तो क्या वो 5 से ज्यादा लेता कि 5 ही लेता या उससे कम लेता? तो कम लेता। अगर 10 रुपए में वो रेडी है, 10 रुपए में वो रेडी है कि मैं 5 यूनिट लेने के लिए सक्षम हूँ, मैं 5 यूनिट का पेमेंट कर दूंगा, तो बेटा वो एग्जैक्टली 5 यूनिट लेकर के चला जाता। लेकिन अभी क्या हुआ है, दुकानदार ने बोला है कि प्राइजेस 5 रुपए हुई। आप लोगों को मेरी आवाज डबल आ रही है क्या, कि सही है? ये भी आ रही है। सर डबल हाँ सर, एक बार मिनट, बार रिपीट हो रही है एक ही चीज।
एक हाँ मिनट, सर, आपको सबकी तो बोल रहा आवाज। होगा। सबकी आवाज तो फिर वेबएक्स में दिक्कत है क्या? रुको मैं चेक करता हूँ। हेलो, अब सही है? सर अब आ रही है। ओके, जो कि मैं आपको समझा रहा था कि एक यूनिट उसको 10 रुपए का जो पड़ रहा था, 10 रुपए का जो पड़ रहा था, उससे उसका सेटिस्फेक्शन था 100 यूटिल्स का। अब क्योंकि उसको दूसरा यूनिट भी कायदे से उसको पढ़ना तो 10 रुपए का चाहिए था, और 10 रुपए का अगर उसको पढ़ता तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता 90 यूटिल्स का। कस्टमर से मैंने पूछा, क्यों ना मैं तुझे ये दूसरा यूनिट सिर्फ 7 रुपए में दे दूं, बता अब तेरा सेटिस्फेक्शन कितना होगा? बताओ, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? तो सर्टिफिकेट बढ़ना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, अभी उसको सस्ते में चीजें पड़ रही है तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। मान लिया कि 150 यूटिल्स का हो रहा है, सो ही विल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन ही गेट्स द मोर ऑफ द सेटिस्फेक्शन। वो ज्यादा कमोडिटी तब लेगा जब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, बढ़ जाएगा। समझ में आया? कोई भी डाउट? हेलो हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। ओके, तो लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर लिखो, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा ही देता हूं इसको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit tends to decline. So, demand for a commodity, साथ में आप भी लिखते चलो इसको, demand for a commodity depends on its utility. If the consumer gets more satisfaction, he will pay more. As a result, consumer will not be prepared to pay the same price for the additional यूनिट्स। क्योंकि अगर आप कस्टमर को ऐसा बोलोगे कि एक यूनिट लेना हो तो 10 की लेना है, और 100 यूनिट भी लेना हो तो भी 10 रुपए की लगेगी तुझे, मतलब टोटल 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो कस्टमर को बुरा लगेगा। आप कस्टमर को बोलो, एक यूनिट ले जा रहा है तो 10 रुपए मैं दूंगा, 2 यूनिट लेगा तो इस पे 10% डिस्काउंट दूंगा, 3 यूनिट लेगा तो 40% डिस्काउंट दे दूंगा, और 10 यूनिट ले जाएगा तो उस पर मैं तेरे को 50% डिस्काउंट दूंगा। तो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा, ही विल not pay the same price for the additional unit, he will pay the lesser price for the additional unit. मतलब क्या हुआ? The consumer will buy more units of the commodity only when the price falls. एक बार लिख करके इसको पढ़ो, किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो पूछ लो अभी, फिर मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं। यस बेटा, किसी को कोई भी डाउट? हाँ, किसी को कोई भी डाउट?
नो सर। तो आगे बढ़ू मैं? चलिए। सर इसमें हाँ लाइन बोलो। है हाँ सर इसमें एक लाइन है कि कंज्यूमर गेट मोर सेटिस्फेक्शन ही विल पे मोर। सर ये एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे? ओके, देखो मैं अभी यही एग्जांपल दे रहा था आपको कि जब 1 यूनिट कंज्यूमर लेने आया, 1 यूनिट लेने आया, आपने बोला कि 10 रुपए की है। उसने बोला चलो एक काम करो इसकी 5 यूनिट्स आप पैक कर दो। तो बताओ कस्टमर टोटल पेमेंट कितना करेगा? कस्टमर पेमेंट करेगा दैट इज 1 यूनिट 10 रुपए की मल्टीप्लाई बाय 5, दैट विल बी इक्वल टू 50 रुपीज। इतना वो पेमेंट करेगा। कस्टमर को बोलता हूँ यार एक काम कर, तू 5 यूनिट मत ले जा, तू 50 यूनिट्स ले जा। उसने पूछा कि बताओ फिर 50 यूनिट्स कितने की पड़ेगी? मैंने उसको बोल दिया 10 रुपए की पड़ेगी। तो बोला मैं पागल हूं क्या? मैं 10 रुपए की जब 5 यूनिट लेने के लिए आया हूं, आप मुझे 50 यूनिट्स क्यों दे रहे हो? कुछ अट्रैक्टिव ऑफर है तो बताओ, नहीं तो फिर मेरे को तो 5 यूनिट ही चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी यूटिलिटी ही नहीं है उतनी। मेरे पास काम 5 यूनिट का है तो मैं क्यों ले जाऊं? आप मॉल में जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है आपके बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह इन सब पे ऑफर्स रहते हैं कि बाय 1 गेट 10% ऑफ, बाय 2 गेट 50% ऑफ, बाय 3 गेट 60% ऑफ। ऐसे अलग अलग ऑफर्स आते हैं। तो वो क्या चाहते हैं आपसे? आप पेमेंट ज्यादा करो। तो वो बोलेंगे सर आप 50 यूनिट्स लेके जा रहे हो ना, तो अब मैं उसको 8 रुपए पर यूनिट का रेट लगा दूंगा। 8 रुपए पर यूनिट। तो अब क्या हुआ, आपका 50 यूनिट्स का उसने पैक करने के लिए बोल दिया। कस्टमर पेमेंट अब कितना करेगा? पहले 50 रुपए दे रहा था, अब पेमेंट करेगा वो ₹8 multiply by 50, that is 400 rupees. The customer is willing to pay more only when the prices fall. जब प्राइजेस आप गिरा दोगे तो वो और लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप उसको सेम प्राइसेस ऑफर करोगे तो वो उतना ही लेगा जितना उसको चाहिए। समझ में आया? और क्लियर हुआ? सर यहाँ पे 40 आएगा। कहाँ पे 40 आएगा? 400 की जगह 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। बेटा 8 इंटू 50 लिखा है ना, 50 यूनिट का पैक है। अच्छा। हाँ तो अच्छा ऊपर 5 यूनिट का पैक था। हाँ, so customer is ready to pay more only when the prices falls. कोई भी डाउट? अब आ जाऊं मैं सेकंड पॉइंट पे। स्वाति क्लियर हुआ? स्वाति डन? स्वाति आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके चल, सेकंड यूनिट पर आ जाता हूं, सेकंड पॉइंट पर आ जाता हूं। सेकंड पॉइंट क्या स्टेट करता है? सेकंड पॉइंट बताता है इट रिलेट्स टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? तो किसी चीज का किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करना। ओके इसके अलावा और एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट उसी टाइप में एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट, मतलब एक के बदले में एक। सब्स्टिट्यूशन। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन करेक्ट, सबने जितने ध्रुव और भव्य दोनों ने करेक्ट बोला। अब मेरा क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए कैसे मददगार साबित होता है? हाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज हेल्पफुल इन प्रूविंग लॉ ऑफ डिमांड? अब बताओ। चलो इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको सेलो पर जो 10 रुपए का था और सर मैं बोलने ही वाला था। हाँ बोलो बोलो, बताओ बताओ। सर जैसे अगर सेलो पेन की सर अगर रुपये अगर सर सेलो पेन आता है 10 रुपीज़ का और सर रेनॉल्ड्स नहीं अगर 7 रुपीज़ का दे रहा है तो सर हाँ अपन उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सर अपन रेनॉल्ड्स का पेन की सर ज़्यादा हो जाएगी सर डिमांड। ओके करेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर अभी स्टडी कर रहा था दो प्रोडक्ट्स को, सेलो और रेनॉल्ड्स को।
करेक्टली सेड बाय ध्रुव। जैसे दोनों अभी पहले 10-10 रुपए के थे, ठीक है, स्टार्टिंग में बेटा 10-7 नहीं करना है, बाद में करना है। पहले दोनों 10-10 रुपए के थे और मान लो 10 रुपए पर सेलो की डिमांड थी 1000 यूनिट्स की, और मान लो रेनॉल्ड्स की डिमांड थी, इसकी भी सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते, इसकी भी थी 1000 यूनिट्स की, दोनों की 1000 की यूनिट थी, दोनों एक परफेक्ट कंपटीशन देते थे एक दूसरे को, लड़ाई एकदम टक्कर की लड़ाई। हुआ ये, रेनॉल्ड्स ने बोला कि क्यों ना मैं अपने प्राइजेस को लोअर कर दूं, और उसने अपने प्राइजेस, जैसा कि आपने 7 रुपए एग्जांपल लिया, मैं भी वही ले लेता हूं, 7 रुपए का एग्जांपल, उसने प्राइजेस को लोअर कर दिया टू 7 रुपीज। तो जो अब सेलो खरीदता था 10 रुपए में, वो भी अब रेनॉल्ड्स खरीदने आ जाएगा, और अब रेनॉल्ड्स की डिमांड मान लो 1800 यूनिट्स हो गई। तो हुआ ये है कि आपके प्राइजेस लोअर हुए हैं और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। और ऐसा क्यों हुआ है सर? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लोगों ने सेलो को सब्स्टिट्यूट करके रेनॉल्ड्स को खरीदना चालू कर दिया है। दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, पहले ये एग्जाम्पल नोट करो, फिर इसका मैं थ्योरेटिकल नोट भी आपको लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल नोट करो और थ्योरेटिकल में लिखता जाता हूँ, उसके बाद आप वो लिख लेना। ये इसका नोट भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स रेफर्स टू द substituting one unit in place of the other when it becomes relatively cheaper. When the price of one commodity falls, it becomes relatively cheaper as compared to the price of the सब्सटीट्यूट, अज्यूमिंग कि वो सब्सटीट्यूट भी अपने प्राइसेस चेंज नहीं कर रहा है। रेनॉल्ड्स ने अपने प्राइसेस को 10 रुपए से 7 रुपए कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि सेलो भी अपने प्राइसेस को 10 रुपए से 7 रुपए कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सस्ते हो गए। फर्क कब पड़ेगा? जब रेनॉल्ड्स ने अपने प्राइसेस को कम कर दिया है। सो एज अ रिजल्ट रेनॉल्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तीसरा पॉइंट होता है इसके अंदर इनकम इफेक्ट। पहले ये लिख लो, हो जाए तो बताना, फिर अपन इनकम इफेक्ट को समझेंगे। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, अब मैं इनकम इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। मान लो आपके जैसा कोई बच्चा है, मैं आपके एक स्टूडेंट का नाम रख लेता हूँ इसके अंदर, लेट से ध्रुव। ध्रुव पहले छोटा बच्चा था, आप सब भी थे। ध्रुव को लेट से पॉकेट मनी मिलती थी
50 नहीं, 100 रुपीज ले लेते, थोड़े पुराने जमाने में 100 रुपीज उसको पॉकेट मनी मिलती थी पर वीक, एक हफ्ते के अंदर 100 रुपीज उसको मिलते थे। ध्रुव क्या करता था, ध्रुव को चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद थी, तो वो इस 100 रुपीज से 20 रुपीज वाली डेयरी मिल्क खरीदने एक किराने की शॉप पे जाता था। तो बताओ, अगर वो पूरे 100 रुपए डेयरी मिल्क पे खर्च कर देता है तो वो कितनी ले पाएगा डेयरी मिल्क, बताइए। 10 सर, अच्छा 20 की है सर? हाँ, 20 रुपए की है क्या? 5। 5 यूनिट्स ऑफ डेयरी मिल्क ले पाएगा, 5 यूनिट्स ऑफ डेयरी मिल्क। हुआ ये कि डेयरी मिल्क के प्राइजेस फॉल हो गए, डेयरी मिल्क के प्राइजेस फॉल हो गए। डेयरी मिल्क के प्राइजेस फॉल होने से वो गिर गए, लेट से रुपीज, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 10 रुपए, 50% फॉल हो गया, देयर इज 50% फॉल इन द डेयरी मिल्क प्राइजेस। अब बताओ, यूनिट्स ऑफ डेयरी मिल्क ध्रुव कितनी ले पाएगा? 10। अब वो 10 यूनिट्स ले पाएगा। सर ऐसा कैसे हो गया? ये बेटा इनकम इफेक्ट की वजह से हुआ। ये था कि क्योंकि ध्रुव की इनकम 100 रुपीज फिक्स थी, ध्रुव की पॉकेट मनी है 100 रुपीज, उसकी पॉकेट मनी थी। ये पॉकेट मनी उसकी अभी भी 100 ही है, लेकिन हुआ ये, ड्यू टू फॉल इन प्राइजेस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, द रियल इनकम ऑफ ध्रुव इंक्रीज्ड। ध्रुव सोच रहा है, सर मेरे को 100 रुपए मिलते थे, अभी भी 100 रुपए मिल रहे हैं, आप कहां से बोल रहे हो मेरी इनकम बढ़ गई? बेटा पहले आप क्या करते थे, उस 100 रुपए में से, यहाँ पर आई थिंक दिखेगा नहीं तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। पहले आपको जो 100 रुपए मिलते थे उसमें से आप 20 डेयरी मिल्क 20 रुपीज की 5 डेयरी मिल्क लेते थे, तो आप पूरे 100 रुपए उड़ा देते थे। लेकिन अब हुआ ये है कि ये डेयरी मिल्क 10 रुपए की हो गई है, और अगर आप 5 ही लो अभी भी, तो आपको ये कितने की पड़ेगी? आपको ये पड़ेगी ओनली 50 रुपीज की। मतलब सर 50 रुपए सेव हो गए। हाँ बेटा, इसी सेविंग को बोलते हैं रियल इनकम। अच्छा, वो फेक इनकम थी क्या? नहीं बेटा, अब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको रियल इनकम बोलते हैं, कि क्योंकि आपके प्राइजेस फॉल होने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो अब इस 50 रुपए जो बच गए, इससे भी आप और यूनिट्स को ले सकते हो। तो इसलिए आपने क्या करा, इसकी 5 डेयरी मिल्क की डिमांड इंक्रीज कर दी, एंड दैट इज वाई when the prices falls, demand for the commodity increases। मैंने 3 बेस पेश करे आप लोगों के सामने। पहला लॉ ऑफ डीएमयू, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और तीसरा इनकम इफेक्ट। इन 3 मेन कारणों की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है इट इज होल्डिंग गुड। अब इस इनकम इफेक्ट को मैं कुछ शब्दों में लिखवा देता हूं, नोट करते जाओ। मैं यहाँ पर ये रीजंस के नीचे यहां से लिखना चालू कर रहा हूं। इनकम इफेक्ट, क्या मैं रब कर दूं पूरा, उसके बाद लिखूं? यस सर। ठीक है, रब कर दो। हो गया गायब। अभी अपन थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज रिलेटिंग टू द इनकम इफेक्ट। इसके अंदर लिखो, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू effect on demand when real income of the consumer changes due to change in price of given commodity। When the price of given commodity falls, it increases the purchasing power, ब्रैकेट में रियल इनकम,
It increases the purchasing power, bracket में real income of the consumer. As a result, he can purchase more of the given commodity with the same money income. और इसके साथ एग्जाम्पल में लिखना, ध्रुव का एग्जाम्पल, ध्रुव की पॉकेट मनी 100 रुपए, उसको क्या चाहिए थी, डेयरी मिल्क, जो कि पहले थी 20 रुपए की, तो वो ले पा रहा था ओनली 5 यूनिट्स, लेकिन नाउ प्राइस फेल टू ₹10, multiply by 5 units equal to 50 rupees. So balance 50 rupees can be used to buy more of the dairy milk. ये आपका इनकम इफेक्ट मैंने आपको समझाया. चौथा पॉइंट है एडिशनल कस्टमर्स. एडिशनल कस्टमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल कस्टमर्स? इसको ध्यान से समझना. एडिशनल कस्टमर्स का मतलब ये होता है कि पहले हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस महंगी थी, इसलिए लोग उसको खरीदते ही नहीं थे, बोले यार बहुत महंगा पड़ता है, कौन खरीदेगा. मान लो कि वो डेयरी मिल्क जो सिल्क आती थी वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी और उससे अच्छी तो नॉर्मल वाली डेयरी मिल्क थी, वो मान लो 200 रुपए की पड़ती थी. बोले यार ये 200 रुपए की डेयरी मिल्क खाने में इतना मजा नहीं आ रहा है. लेकिन हुआ ये कि डेयरी मिल्क सिल्क के प्राइसेस अब हो गए 150 रुपए. तो जो लोग 200 में नहीं खरीद पा रहे थे, 200 में नहीं खरीदने की इच्छा रख रहे थे, लेकिन क्योंकि अब प्राइसेस उनकी रेंज में आ गए, उनकी रेंज हो सकता है 150 हो, उनकी रेंज 150 हो, क्योंकि उनकी रेंज में प्राइसेस आ चुके, नाउ एडिशनल कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड और उसकी वजह से भी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी जब प्राइसेस गिरेगी. इसके अंदर आप लिखोगे व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, many new customers who were not in a position to buy earlier due to its high price now starts purchasing it. In addition to new customer, मतलब न्यू कस्टमर्स के अलावा भी जो ओल्ड कस्टमर्स थे, द ओल्ड कस्टमर्स ऑफ द कमोडिटी, जो पुराने कस्टमर थे वो क्या करेंगे, वो भी क्या कर देंगे, डिमांड और ज्यादा करेंगे, विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर ड्यू टू इट्स reduced price. reduced prices, जो पुराने कस्टमर है उनके लिए भी प्राइसेस कम हो गई है तो वो भी अपनी डिमांड बढ़ा देंगे. ठीक है, ये एक चौथा रीजन हो गया कि प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ती है. ये लॉ ऑफ डिमांड सत्य वचन है, सही कहते हैं कि प्राइसेस के कम होने से डिमांड बढ़ती है. एक आखिरी कारण बच गया है जो मैं आपको कल के लिए छोड़ रहा हूं. थोड़ा सा विचार करना, मैं उस कारण का नाम बता देता हूं. उसका नाम है डिफरेंट यूजेस. मैं सिर्फ अभी नाम बता करके छोड़ रहा हूं. कल के लिए सिर्फ ये वाला टॉपिक एक बचेगा, रीजंस ऑफ डिमांड, और इसके कुछ एक्सेप्शंस और आपका क्रॉस इलास्टिसिटी वाली चीज है, क्रॉस डिमांड वाली चीज है. तो ये आखिरी रीजन बचा हुआ है. एक बार ये चारों रीजन को देख करके आना एग्जाम्पल के साथ में, और पांचवें रीजन पर सोच करके आना कि ये डिफरेंट यूजेस कैसे प्रूव करता है कि लॉ ऑफ डिमांड सही कहता है. ठीक है, चलिए आज लेता है. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. ओके बेटा. सर यस. सर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है सर.
पूछो ना। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज से है। बोलो। सर आपकी जो आपने डीपी डाली है सर, हाँ। कहा उसमें सर आपने 2 उंगली ऐसे दिखाई है, मतलब क्या कहते हैं, ये किस चीज को मेंशन करती है सर? कहाँ की डीपी की बात कर रहे हो? आपकी अरे सर ये व्हाट्सएप की डीपी की बात कर रहे हैं पागल। व्हाट्सएप पे मैंने 2 उंगली दिखाई है? गाड़ी में छोड़ो बैठे इसकी हुए। बातों पे ऐसे अच्छा बाइक, अरे वो तो क्या ऐसे। पूछ रहा है भाई। नहीं सर, मुझे लगा थोड़ा सेंसिटिव है, आपने डाई होगी कि क्या कहते हैं, जीवन में 2 रास्ते आते हैं, एक अच्छा एक बुरा, ऐसे टाइप की कुछ वो डाई होगी। ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था उस टाइम, मैंने हाथ छोड़ दिए थे गाड़ी से और पीछे से किसी ने क्लिक कर लिया, तो दैट इज द थिंग, नथिंग एल्स। अच्छा, हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, ओके बेटा, बाय सर। बाय बाय।